नमस्कार दोस्तों। पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों को सीजी सेट और यूजीसी नेट का जो पेपर वन होता है, जिसे हम जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, उसकी हम यहाँ पे आप लोगों को फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं। दोस्तों, ये कम्प्लीटली फ्री प्रिपरेशन है जिसमें आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों कितने यूनिट खत्म कर चुके हैं? हम लोगों ने 4 यूनिट खत्म कर चुके हैं। 1 खत्म हो चुका है, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। 1 में हमने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड यूनिट पढ़ा था हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड में हमने पढ़ा था कंप्रिहेंशन पैसेज और फोर्थ यूनिट में हम पढ़े थे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ही दोस्तों आज हम देख रहे हैं यहाँ पर एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू और पीवाईक्यू साथ में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी तक आप लोगों की कुल 18 क्लासेस हो चुकी हैं और ये जो क्लास नंबर है ये आपका क्लास नंबर 19 है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस को पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका सीजी सेट करके, ठीक है, सीजी सेट यूजीसी नेट करके, उसमें आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। हर एक यूनिट को, हर एक चैप्टर को क्लास वाइज क्लास नंबर आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है ताकि आप लोग क्लास नंबर 1 से पढ़ें जितनी भी क्लासेस होती हैं, ठीक है। लगभग 40-50 क्लासेस आप लोगों के यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम से पहले, और जिसमें आपका कम्प्लीटली सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। एंटायर सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे और जिन्हें पढ़ना होगा दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट को हम यहाँ पर सिर्फ सीजी सेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हर एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, स्टेट लेवल सीजीपीएससी हो गया, सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम हो, जैसे अभी शिक्षक भर्ती है, एसआई मेंस का एग्जाम है ना, तो जिसमें हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों कि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो लोग पीडीएफ अभी भी खरीदना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो लोग पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वही नोट्स देते हैं हम लोग। थ्योरी भी देते हैं, एमसीक्यू भी देते हैं, एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी देते हैं और वन लाइनर भी देते हैं। सभी चीज़ें जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पीडीएफ नोट्स, वो हम लोग देते हैं दोस्तों। जिन्हें भी खरीदना होगा वो 8962530503 हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे और हम आपको जानकारी दे देंगे कि आपको खरीदना है। तो आप लोग मैसेज करिएगा कि हमें पीडीएफ नोट खरीदना है, तो आप लोगों को डिटेल्स दे दी जाएगा किस प्रकार से आपको पीडीएफ नोट मिलेगा, किस प्रकार से आपको उसको परचेस करना है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की, और जिसमें हम कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। कम्युनिकेशन की थ्योरी क्लासेस हो चुकी हैं, सभी यूनिट की क्लासेस थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसकी यूनिट 4 का जो है आपका, याद रखेंगे, थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, एक सेशन इसका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। लाइन से पढ़ते चलिएगा जो पहली बार देख रहे हैं, और जो जुड़ चुके हैं उन लोग कंटिन्यू पढ़ते जाइए, और जो ऑलरेडी पीडीएफ बाय खरीद कर चुके हैं, जो लोगों ने पहले से ले चुका है, वो बार बार रिवीजन भी करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। जैसे आपका सिलेबस में टॉपिक दिया है संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, यूनिट 4 में भागों में बांटा गया है कम्युनिकेशन को, जिसमें पहला भाग है संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। उसके हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, डेविड बार्लो का एसएमसीआर मॉडल में सी का क्या अर्थ होता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपनी थ्योरी क्लास में, डेविड बार्लो का एसएमसीआर मॉडल होता है दोस्तों। ऑप्शंस है कॉन्टेक्स्ट, चैनल, कंट्रोल या फिर कोड। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसको बोलते हैं आपका चैनल, ठीक है। एसएमसीआर जो मॉडल है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था? बैर्लो, डेविड बैर्लो ने अपने एसएमसीआर मॉडल, जिसमें एस क्या था? एस आपका सेंडर है। सेंडर मतलब जो होता है, जो प्रेषक होता है बोल सकते हो, हाँ, भेजने वाला। एम जो था आपका वो मीडियम या मैसेज कहलाता है वो, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, मीडियम नहीं है ये आपका, क्या है, मैसेज है एम का मतलब। सी का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, चैनल होता है। चैनल को यहाँ पर माध्यम बताया गया दोस्तों। और आर जो होता है वो आपका क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, संप्रेषण में एनोट्रोपी शब्द का क्या अर्थ होता है? एनोट्रोपी शब्द का क्या अर्थ होगा किसमें? संप्रेषण में। ये साइंस वाला एनोट्रोपी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है संदेश की प्रभावशीलता, ऑप्शन बी कूट लेखन की शुद्धता, प्योरिटी, प्रतिपुष्टि की गति, या फिर अप्रत्याशित या विकृत सूचना।
संप्रेषण में एनोट्रॉपी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित या विकृत सूचना। ठीक है, सूचना सिद्धांत में एनोट्रॉपी का अर्थ संदेश में जो अव्यवस्थितता है या अनिश्चितता है या शोर होने से जो होने वाली विकृति है उससे है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कोलाहल हो गया, आपका भ्रम हो गया, या आपका जो नॉइस से होने वाली जो चेंजमेंट आता है आपका जो सूचना में, उसे क्या बोलते हैं? एनोट्रॉपी बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में जो फीड फॉरवर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? संदेश भेजने के बाद प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन बी, मुख्य संदेश में से पहले श्रोताओं को मानसिक रूप से तैयार करना। ऑप्शन सी, संदेश को पूरी तरह से गुप्त रखना। या ऑप्शन डी, केवल लिखित माध्यम का उपयोग करना। संप्रेषण की प्रक्रिया में फीड फॉरवर्ड इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुख्य संदेश से पहले श्रोताओं को मानसिक रूप से तैयार करना ही आपका फीड फॉरवर्ड कहलाता है। ठीक, फीड फॉरवर्ड मुख्य बातचीत शुरू होने से पहले दी जाने वाली जो प्रारंभिक जानकारी होती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ गोपनीय बातें बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से आपको जानकारी दे दूंगा, तो यही आपको क्या कहला रहा है यहाँ पे? फीड फॉरवर्ड। तो मानसिक रूप से क्या करना है दोस्तों? तैयार करना है संदेश देने से पहले श्रोता को। ठीक, इसी को फीड फॉरवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है फैटिक संप्रेषण। क्या बोल रहे हैं? फैटिक्स कम्युनिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जटिल तार्किक जानकारी देना, किसी को आदेश देना, केवल सामाजिक संबंध और संपर्क स्थापित करना, या फिर व्यावसायिक सौदेबाजी करना। किसकी बात कर रहा है? फैटिक कम्युनिकेशन की दोस्तों। तो फैटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? फैटिक कम्युनिकेशन एक मतलब फैटिक जो संप्रेषण है इसका उपयोग सूचना देने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक शिष्टाचार निभाने के लिए होता है। जैसे व्यवहार बातचीत होती है, जैसे हेलो आप कैसे हैं, तो सामाजिक संबंध स्थापित करना, यही इसका क्या है दोस्तों? सही उत्तर है। फैटिक कम्युनिकेशन मतलब जानकारी प्रदान नहीं करना बल्कि एक प्रकार का सामाजिक संबंध स्थापित करना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है परागामी संप्रेषण, जिसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। किसे कहा जाता है मेटा कम्युनिकेशन? ठीक, ऑप्शन है दो अजनबियों के बीच बातचीत, या फिर संप्रेषण के बारे में ही संप्रेषण करना, केवल लिखित दस्तावेजों का आदान प्रदान करना, या फिर राज्य स्तर पर होने वाला जो संवाद है उसे कहते हैं। तो मेटा कम्युनिकेशन याद रखना, मेटा कॉग्निशन करते हैं ना, तो मतलब खुद के बारे में मतलब खुद मनन करना होता है। उसी प्रकार जब मेटा कम्युनिकेशन की बात करें मतलब संप्रेषण के बारे में ही संप्रेषण करना हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। जब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि बातचीत कैसे हो रही है या शब्दों के पीछे छिपे जो वास्तविक जो अर्थ हैं उस पर जो बात हो रहे हैं, तो उसे हम लोग मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान रखेंगे मेटा कॉग्निशन मतलब कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में ही बातचीत होना। जब एक विभाग, अगला प्रश्न है, जब एक विभाग का क्लर्क दूसरे विभाग के मैनेजर से सीधे संवाद करता है, जब एक विभाग का क्लर्क है दूसरे विभाग के मैनेजर से सीधे संवाद कर रहा है, तो ये किस प्रकार के संप्रेषण का प्रवाह है? ऑप्शन है आपका अधोमुखी या ऊपरीमुखी। है ना, अधोमुखी मतलब हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपरीमुखी मतलब हो गया आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। सी है जो आपका विकर्णी या तिरछा संप्रेषण जिसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या डी आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब कि समतल संप्रेषण। तो ये सभी चीजों को मैं आपको बता दिया हूँ। इसका सही उत्तर है दोस्तों विकर्णी या तिरछा संप्रेषण। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन है दोस्तों? एक विभाग का क्लर्क है, ठीक है, और इस विभाग दूसरे विभाग के मैनेजर से बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार का है ये तिर्यक मतलब तिरछा हो गया, संप्रेषण हो गया, विकर्णी हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है संप्रेषण में रेडंडेंसी। ठीक है, संप्रेषण में जो रेडंडेंसी का क्या लाभ होता है? ये संदेश की स्पष्टता बढ़ाकर समझने में मदद करती है। इसमें समय पर संप्रेषण होने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये शोर को बढ़ाती है जिससे संप्रेषण सफल नहीं हो पाता, या फिर ये संदेश को गुप्त रखता है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये संदेश को स्पष्टता बढ़ा करके आपका मदद मतलब बढ़ा करके समझने में मदद करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा दोस्तों, रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी का अर्थ होता है संदेश के मुख्य हिस्से को दोहराना या अलग तरीके से कहना, जिसे प्राप्तकर्ता उसे बिना किसी भ्रम के समझ सके। मैं आपको बताया था ना, जैसे एरोप्लेन में कोई क्रैश होने वाला रहता है तो वो माइक में अपने बोलता है कि मेडे 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 मतलब मुझे बचा लो, हेल्प करो, मदद चाहिए मदद चाहिए मदद चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से बार बार एक ही शब्द को बोलेंगे। जैसे आप लोग किसी से बात करते हैं तो बार बार हेलो 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 बोलते हैं, तो वहां तक कम से कम आवाज पहुंच जाए ताकि वो स्पष्ट समझ सके कि हाँ सामने वाला कुछ बोल रहा है। तो यही रेडंडेंसी है, ये संदेश की स्पष्टता बढ़ाकर समझने में मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट है असमकालिक
संप्रेषण जिसको बोलते हैं एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा होता है? आमने सामने की बातचीत करना, टेलीफोन पर बातचीत करना, ईमेल या ब्लॉग पोस्ट करना या लाइव वीडियो कॉल करना। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है इसका आपका ईमेल या ब्लॉग पोस्ट करना। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनियस। ठीक है, सिंक्रोनियस में आपका फेस टू फेस होता है, लाइव होता है, लेकिन एसिंक्रोनियस क्या है? असमकालिक है। ठीक है, असमकालिक है, असमकालिक संप्रेषण है ये, जिसे हम एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका सेंडर और जो रिसीवर है वो एक ही समय पर लाइव उपस्थिति होने का आवश्यक नहीं होता। इसमें लाइव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप जैसे मेल किए हैं तो उसका रिप्लाई बाद में आ रहा है, या आपने किसी कुछ पोस्ट किए हैं तो वो बाद में रिप्लाई आ रहा है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ रहा है एसिंक्रोनियस। जबकि सिंक्रोनियस में आपका लाइव होना जरूरी है, फेस टू फेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्विक संप्रेषण जिसको बोलते हैं डायडेटिक कम्युनिकेशन। से क्या तात्पर्य होता है? केवल एक व्यक्ति द्वारा खुद से बात करना। ठीक, दो व्यक्तियों के बीच होने वाला जो संवाद है वो एक विशाल जनसमूह को संबोधित करना या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? तो एक ये ठीक दो व्यक्तियों के बीच होने वाला जो संवाद है उसको हम डायडेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दो लोगों के बीच होने वाला जो पारस्परिक संवाद है, जैसे मान लीजिए दो मित्रों के बीच जो बात हो रही है, वो आपका द्विक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, जिसे हम डायडेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगला है संप्रेषण के संवादात्मक मॉडल जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल की मुख्य विशेषता क्या होती है? संदेश केवल एक दिशा में बहता है, ये केवल यांत्रिक माध्यम पर काम करता है, इसमें प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, या फिर प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही समय पर संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तो संप्रेषण के संवादात्मक मॉडल जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मॉडल, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही एक समय पर संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, यही आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। तो संवादात्मक मॉडल संप्रेषण को एक गतिशील प्रक्रिया मानता है, जहां दोनों पक्ष निरंतर प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिका साथ साथ निभाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का रेखीय लीनियर मॉडल है? ठीक है, लीनियर मॉडल कौन सा है बोल रहे हैं? अरस्तू का मॉडल, लॉज़वेल का मॉडल, शेनन वीवर का मॉडल या उपरोक्त सभी? तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी, अरस्तू हो गया या लॉज़वेल हो गया या आपका शेनन वीवर 1949 उसका मॉडल जो है ना लीनियर मॉडल है, सबसे पहले दिया था उन्होंने। तो ये इन्होंने आपका एक तरफा सूचना प्रवाह पर आधारित था इनका लीनियर मॉडल। ठीक है, जिसमें तत्कालिक जो फीडबैक को शामिल नहीं किया गया था। तो अरस्तू का मॉडल भी हो गया। ठीक है, अरस्तू ने सबसे ओल्डेस्ट मॉडल दिया था दोस्तों, है ना। और लॉज़वेल का मॉडल हो गया, शेनन वीवर का मॉडल हो गया। तीनों ही आपका क्या है? लीनियर मॉडल है, जिसमें फीडबैक का इन्होंने जिक्र नहीं किया था। नेक्स्ट है संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन की जो कॉम्पिटेंसी है, इसका क्या अर्थ होता है? केवल कठिन शब्दों का ज्ञान होना, स्थिति के अनुसार उपयुक्त और प्रभावी ढंग से संवाद करने की योग्यता, बहुत तेज गति से बोलना या विदेशी भाषाओं में बात करना। कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? स्थिति के अनुसार उपयुक्त और प्रभावी ढंग से संवाद करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संदर्भ हो गया, संस्कृति हो गया, और सुनने वाले के अनुसार अपने व्यवहार और भाषा की को ढालना ही आपका संप्रेषण क्षमता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर संगठनात्मक संप्रेषण जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में सूचना विवरण जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन का मुख्य कारण क्या होता है? संदेश बार बार दोहराया जाता है, स्पष्ट नीतियां होना होता है, लिखित माध्यम का उपयोग होता है, या फिर आपका पदानुक्रम के कई स्तरों से होकर के संदेश गुजरता है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो आपका पदानुक्रम जिसको हायरार्की बोलते हैं, इसके कई लेवल से होकर के जो संदेश गुजरता है उसे ही आपका इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन कहते हैं। जब कोई भी सूचना संगठन में कई स्तर मतलब कई चैनल से होकर गुजरती है, तो हर जो लेवल है उस पर कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, जिसे ही अपन विरूपण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाग 2, ठीक है, आपके सिलेबस में दिया है भाग 2 में, यूनिट 2 के भाग 2 में प्रभावी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये वाचिक, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अंतर संस्कृति हो गया, है ना, इंटर कल्चर हो गया, और सामूहिक संप्रेषण और कक्षा संप्रेषण, क्लास में जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आंखों के संपर्क जिसको बोलते आई कांटेक्ट के माध्यम से होने वाला जो गैरवाचिक संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बताया था, सही उत्तर है दोस्तों ऑक्यूलेसिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखिए जो ऑक्यूलेसिक्स है इसके अंतर्गत आंखों की जो भाषा है या टकटकी लगाना या आंखें चुराने के अर्थ का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ये आपका क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत विज्ञान जिसको बोलते हैं सिमोन्टिक्स है, इसका मुख्य विषय है। संकेत विज्ञान सिमियोटिक्स का मुख्य विषय है दोस्तों। कंप्यूटर कोडिंग या फिर प्रतीकों, चिन्हों और उनके अर्थों का अध्ययन करना, आवाज के उतार चढ़ाव या दूरी की प्रबंधन। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रतीकों, चिन्हों और उनके अर्थों का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है दोस्तों? सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स का संकेत विज्ञान समाज में उपयोग होने वाले जो आपके विभिन्न प्रतीकों, संकेतों और उनके अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया का क्या है? अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई शिक्षक कक्षा में अपनी पिच, ठीक है, और टोन को बदलता है तो वह किसका उपयोग कर रहा है? काइनेसिक्स का कर रहा है, क्रोनोमिक्स का कर रहा है, प्रॉक्सिमिक्स का कर रहा है या पैरा भाषा कर रहा है, पैरा लैंग्वेज कर रहा है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पैरा लैंग्वेज ही। ठीक है, बोलचाल में उतार चढ़ाव करना, ठीक है, पिच को चेंज करना, टोन चेंज करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, निर्वंश केंद्रितता इथनोसेंट्रिज्म अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण को कैसे प्रभावित करती है? ठीक है, निर्वंश केंद्रिकता एथनोसेंट्रिज्म अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण को कैसे प्रभावित करती है? ये आपसी समझ को बढ़ाती है जिससे संदेश स्पष्ट हो पाता है, अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरी संस्कृतियों को कमतर आंकना जिसे अवरोध आता है, या फिर यह भाषा को सरल बनाती है या इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपनी संस्कृति और सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरी संस्कृतियों को कमतर आंकना जिससे अवरोध आता है दोस्तों। निर्वंश केंद्रितता एक सांस्कृतिकता बाधा है, ठीक है, सांस्कृतिक बाधा है जहां व्यक्ति अपनी संस्कृति के चश्मे से दूसरे के मूल्यांकन करता है और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, प्री कंसेप्शन कर लेता है दोस्तों, और अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है इसमें। इस वजह से क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे गैप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न संदर्भित संस्कृति जिसको बोलते हैं लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर वाले देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी में संप्रेषण कैसे होता है? लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर अत्यधिक अस्पष्ट और प्रतीकात्मक, सीधा स्पष्ट और लिखित शब्दों पर अत्यधिक निर्भर, केवल गैरवाचिक संकेतों पर आधारित, या फिर पूरी तरह से मौन। तो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर वाले देशों में किस प्रकार से संप्रेषण होता है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या है आपका? सीधा, स्पष्ट और लिखित शब्दों पर अत्यधिक निर्भर होना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्न जो आपके संदर्भ संस्कृति होते हैं जिसको लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर बोलते हैं, इसमें पृष्ठभूमि की तुलना में स्पष्ट रूप से कहे गए जो शब्द होते हैं उसका महत्व बहुत अधिक होता है, जहां अनुबंध और नियम लिखित में स्पष्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है सामूहिक संप्रेषण में ग्रुप थिंक जिसको बोलते हैं ग्रुप थिंक की स्थिति का क्या परिणाम होता है? सामूहिक संप्रेषण में, ग्रुप कम्युनिकेशन में ग्रुप थिंक की स्थिति का क्या परिणाम होता है? नए और रचनात्मक विचारों का जन्म होता है जिससे ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाती है। दूसरा है, समूह के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए लोग आलोचनात्मक सोचना बंद कर देते हैं। सी, संप्रेषण पूरी तरह से पारदर्शी हो जाता है, या डी, समूह बिखर जाता है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, समूह के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए लोग आलोचनात्मक सोचना बंद कर देते हैं। देखिए, ग्रुप थिंक और एक प्रकार का क्या है? मनोवैज्ञानिक परिघटना है। ठीक है, जहां समूह का दबाव व्यक्ति को अपने वास्तविक विचारों को व्यक्त करने से क्या करता है? रोकता है। ग्रुप थिंक एक प्रकार का साइकोलॉजिकल आपका कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, है ना, एक प्रकार साइकोलॉजिकल परिघटना है। ठीक है, जहां आपके जो समूह का दबाव होता है व्यक्तियों को, उसमें अपने वास्तविक विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करने से वो रोकता है दोस्तों। ग्रुप थिंकिंग आप ग्रुप में रहेंगे तो अपना वाला जो कॉन्सेप्ट है नहीं दे पाते, कभी कभी आपकी सोच वहाँ पे ग्रुप में रहता है तो उसको आप बोल नहीं पाते। ठीक, अब नेक्स्ट है, कक्षा संप्रेषण में संवादात्मक समरूपता इंटरैक्शनल सिंक्रोनी का क्या अर्थ होता है? शिक्षक और छात्रों के बीच हाव भाव और गतियों में आपसी तालमेल होना, शिक्षक और छात्रों का एक साथ बोलना, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा होना, या परीक्षा में समान अंक आना। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, शिक्षक और छात्रों के बीच एक प्रकार से आपका हाव भाव और गतियों में आपसी तालमेल होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, देखिए, जब शिक्षक और छात्र एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं तो उनकी शारीरिक जो भाषा है और प्रतिक्रियाओं में एक प्राकृतिक सामंजस्य, सिंक्रोनी दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चलिए देखिए, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार व्यक्तिगत दूरी जिसको बोलते हैं पर्सनल डिस्टेंस का जो दायरा होता है वो कितना होता है? ठीक है, 0 से 18 इंच, 1.5 फीट से लेकर के 4 फीट तक का, या 4 फीट से 12 फीट, या 12 फीट से अधिक तक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, 1.5 फीट से लेकर के 4 फीट तक का। ठीक है, ध्यान रखेंगे
अभी जो हाल ही में जो आपका प्रोक्सिमिक्स वर्गीकरण हुआ था उसमें 0 से 18 इंच के अंतरंग, मतलब आपका लगभग 1.5 फीट से लेकर के 4 फीट तक का व्यक्तिगत क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। और अगर बात करें सामाजिक डिस्टेंस में तो 4 से 12 फीट होना चाहिए, और आपका जो सार्वजनिक जो दूरी होती है वो आपका 12 फीट प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कक्षा संप्रेषण में लीनियर मॉडल। ठीक है, ये अभी नया बुक आया हुआ था ना, उसमें हमने इस स्विच को, इस पॉइंट को कवर किया दोस्तों। नेक्स्ट है कक्षा संप्रेषण में जो आपका लीनियर मॉडल जो होता है, लीनियर मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? शिक्षक को बहुत अधिक बोलना पड़ता है, ये छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाता है, ये तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर है, या फिर इसमें समय अधिक लगता है। कक्षा के संप्रेषण की बात हो रहा है तो एक तरफा है, ये लीनियर है। कक्षा संप्रेषण में संवाद केवल शिक्षक से छात्र की ओर जा रहा है, छात्र से जो आपका, इसमें क्या हो रहा है, जो छात्र हैं वास्तविक समझ को, या इससे पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे इस चीज़ को समझे कि नहीं अगर फीडबैक नहीं मिलेगा। उधर से टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये सबसे बड़ी क्या गलती हो रही है इसमें, छात्रों को निष्क्रिय निष्क्रिय आपका श्रोता बना रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है अशाब्दिक, जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल संदेशों में व्याख्या करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? अशाब्दिक नॉन वर्बल संदेशों की व्याख्या करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो आपका फैक्टर है वो क्या होता है? प्रेषक का पहनावा कोई मैटर नहीं करता है, प्रेषक की शैक्षिक योग्यता और ज्ञान, संदर्भ या स्थिति कॉन्टेक्स्ट जिसमें संवाद हो रहा है, या फिर डिक्शनरी का अर्थ। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी, संदर्भ या स्थिति कॉन्टेक्स्ट जिसमें संवाद हो रहा है। देखिए, बिना संदर्भ के किसी गैरवाचिक जो संकेत होते हैं, जैसे हाथ बांधना या आंखों को झपकाना होता है, इसका सही अर्थ नहीं निकला जा सकता। तो इसलिए कंटेक्स्ट पता होना चाहिए आपको, उसकी स्थिति और उसके संदर्भ, इसमें संवाद हो रहा है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है सामूहिक संप्रेषण में चक्र नेटवर्क, जिसको बोलते हैं व्हील नेटवर्क, की क्या विशेषता होती है? इसमें सभी सदस्य आपस में स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं, कोई प्रतिपुष्टि नहीं होती, सूचना एक कतार में चलती है, या फिर सूचना केवल एक केंद्रीय नेता के माध्यम से ही प्रवाहित होती है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी, सूचना केवल एक केंद्रीय नेता के माध्यम से ही प्रवाहित हो रही है। व्हील नेटवर्क चक्के के जैसा है दोस्तों, है ना, चक्के के जैसा आपका व्हील नेटवर्क होता है। इससे अत्यधिक आपका ये क्या है, केंद्रीकृत होता है, जहां आपकी जो सारी सूचना है ये बीच में बैठे जो आपका व्यक्ति है इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपका, केंद्रीय नेताओं के माध्यम से ही प्रवाहित हो रही है दोस्तों। सूचनाएं जो है वो बीच में बैठे हुए व्यक्ति की, लीडर है उसके पास से आती है, और वहीं से क्या हो रहा है आपका, वितरित हो रहा है सब तरफ। ठीक है, इसी को बोलते हैं व्हील नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कक्षा संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए संज्ञानात्मक जो लोड होता है, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव लोड, को कैसे प्रबंधित किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? कक्षा संप्रेषण को, क्लास में जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, कॉग्निटिव लोड को प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करना है कॉग्निटिव लोड को, तो कैसे करना चाहिए? छात्रों को एक साथ बहुत सारा जटिल डेटा दे करके, दूसरा सूचनाओं को छोटे तार्किक और व्यवस्थित टुकड़े चंक्स में प्रस्तुत करके, या केवल दृश्य माध्यम का उपयोग करके, या बिना किसी उदाहरण को पढ़ करके। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूचनाओं को छोटे तार्किक और व्यवस्थित टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो। ठीक है, देखिए मानव मस्तिष्क की जो कार्यशील स्मृति, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग मेमोरी, ये आपका एक प्रकार का सीमित होता है। बहुत अधिक डेटा आप तो अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर सकते। जानकारी को आपको व्यवस्थित रूप में देने से संज्ञानात्मक भार क्या होगा, कम होगा। व्यवस्थित मतलब आपको सिक्वेंशियल रूप में देंगे, जैसे हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते चल रहे हैं, हर भाग को कंप्लीट करते चल रहे हैं, तो ये एक व्यवस्थित रूप में आपको डेटा मिल रहा है। इससे क्या है, आप लोग क्लास वाइज पढ़ते जा रहे हैं, सभी चीज़ों को आपको सबको सिस्टमेटिक दिया जा रहा है। तो जानकारी को अगर व्यवस्थित रूप में देंगे तो जो आपको संज्ञानात्मक जो भार है, जो कॉग्निटिव जो लोड है, वो क्या हो जाएगा, कम होगा, और समझ इससे क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे तार्किक और व्यवस्थित टुकड़ों के माध्यम से आपको यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। मैं एक ही दिन में आपको चाहूँ तो सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ, 10-12 घंटा बैठना पड़ेगा मेरे को, लेकिन क्या वो इफेक्टिव रहेगा? नहीं रहेगा। क्या आप लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। मेरे को खत्म करना रहेगा सिलेबस तो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं स्लो चल रहा हूँ ताकि आप लोग उसको पढ़ते चलें। बारीकी से हम लोग अध्ययन करके आप लोगों को सभी चीज़ों को डिटेलिंग में पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संप्रेषण में एम्बलम का क्या अर्थ होता है? एम्बलम क्या होता है? वे गैरवाचिक संकेत जिनका शब्दों की तरह एक निश्चित और सीधा शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे अंगूठा दिखाना। ऑप्शन बी, आवाज के उतार चढ़ाव। ठीक है, या फिर लिखित दस्तावेज के सरकारी लोगो, या फिर अनजाने में किया गया शारीरिक हाव भाव। संप्रेषण में जो एम्बलम होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? देखिए, एम्बलम जो है प्रतीक, हाथ जो आपका जो प्रतीक है, जैसे हाथ के इशारे हो गए, है ना, जैसे वी साइन हो गया,
जीत के लिए अपन या फिर अलविदा के लिए हाथ हिलाना करते हैं, है ना, तो सीधे शब्दों की जगह अपन लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्बलम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि वह गैरवाचिक संकेत हो गया जिनको शब्दों की तरह एक निश्चित और सीधा शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे अंगूठा दिखाना, मतलब कि अंगूठा, आजकल अंगूठा दिखाने का अर्थ कुछ अलग ही होता है, सब ऐसा अंगूठा दिखाते हैं, मतलब ओके सही है ऐसा, ठीक है। और पहले अंगूठा दिखाने मतलब होता था ठेंगा दिखाना, तो उसका अर्थ अलग निकलता था। बट अभी अब क्या है, ये सब इमोजी आता है, तो इसका अर्थ अलग है कि चलिए ठीक है आप आगे प्रोसीड करिए, सही है। तो आपका ये जो गैरवाचिक संकेत है ये आपका एम्बलम होता है। शब्दों की तरह एक निश्चित और सीधा शाब्दिक अर्थ होता है एम्बलम का। नेक्स्ट है, अब प्रभावित संप्रेषण की जो है बाधाएं देखते हैं, ठीक है। बाधाएं, शब्दार्थ बाधाओं जिसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर्स के संदर्भ में बायपासिंग बायपासिंग किसे कहते हैं? संदेश का अनदेखा कर देना, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही शब्द के लिए अलग अलग अर्थ मान लेते हैं, या फिर तकनीकी माध्यम का खराब होना, या जानबूझ करके झूठ बोलना। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, जब प्रेषक और जो प्राप्त करता है एक ही शब्द के लिए अलग अलग अर्थ मान लेते हैं। बायपासिंग तब होता है जब दो लोग सोचते हैं कि वो एक ही बात पर सहमत है, लेकिन उनके दिमाग में उस शब्द का अर्थ पूरी तरह से भिन्न होता है, ठीक है। मतलब दोनों उस चीज के लिए सहमत है, लेकिन दोनों के दिमाग में कुछ अलग चीजें चल रही है, दोनों अलग, मतलब पूर्ण रूप से उसका अर्थ अलग निकाल रहे हैं, दोनों का अर्थ भिन्न निकल रहा है सोचने का, ठीक है। नेक्स्ट है, हेलो इफेक्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये भी। संप्रेषण में किस प्रकार के बाधा का हेलो इफेक्ट? ये आवाज में गूंज पैदा करता है, ये ध्यान भटकाना करता है, भाषा को कठिन बनाता है, या किसी व्यक्ति की एक सकारात्मक विशेषता के आधार पर उसके पूरे संदेश और व्यक्तित्व को बिना जांचे सही मान लेना होता है, ठीक है। इसको काट लेंगे, मान लेना होता है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। किसी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति की एक सकारात्मक विशेषता के आधार पर उसके पूरे संदेश और व्यक्तित्व को बिना जांचे सही मान लेना हेलो इफेक्ट कहलाता है। हेलो इफेक्ट क्या है दोस्तों? हेलो इफेक्ट एक मनोवैज्ञानिक आपका क्या है, पूर्वाग्रह है, ठीक है। पूर्वाग्रह मतलब प्री कंसेप्शन एक प्रकार का, जो हमें, जो प्रेषक है उसके संदेश को बिना आपका निष्पक्ष मूल्यांकन करने से क्या करता है, रोकता है। पहले से अपन समझ लेते हैं कि वो गलत ही जानकारी दिया होगा या उसकी बातों को नहीं सुनना होगा एक प्रकार से। मतलब किसी व्यक्ति की जो सकारात्मक विशेषता के आधार पर उसके पूरे संदेश और व्यक्तित्व को बिना जांचे ही सही मान लेना होता है दोस्तों। अच्छा, वो बिना जांचे ही सही मान लेना बोल रहा है, मतलब कि वो पहले से उसका प्री कंसेप्शन है कि ये बंदा ने जो बोला होगा वो आपका बात या तो पूरा सही होगा, बिना उसमें कुछ भी चीज़ों को जांच पड़ताल किए, ठीक। नेक्स्ट है श्रवण, जिसको बोलते हैं लिसनिंग, ठीक है, के दौरान सीडियो लिसनिंग। सीडियो लिसनिंग क्या होता है? ठीक है, लिसनिंग के समय आपका सीडियो लिसनिंग क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना और नोट्स लेना ताकि उससे बाद में काम आ सके, केवल सुनने का नाटक करना, सिर हिलाना जबकि ध्यान कहीं और होना, वक्ता की आलोचना करना ताकि वो अच्छे से सुन सके और ध्यान दे, ठीक है, और केवल तकनीकी शब्द का यहाँ पर सुनना, ठीक है। चलिए सही उत्तर बताइए दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। केवल सुनने का क्या करेगा, इसमें नाटक करेगा, सिर हिलाएगा जबकि उसका ध्यान कहीं और होगा। जो आपका सीडियो रीडिंग आपका लिसनिंग होता है ना, सीडियो लिसनिंग, या इसको बोलते हैं आपका श्रवण लिसनिंग हो गया। ये एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक बाधा होता है जहाँ श्रोता शारीरिक रूप से उपस्थित पर मानसिक रूप से अनुपस्थित होता है। मतलब प्रेजेंट तो है फिजिकली रूप से, लेकिन उसका दिमाग और ध्यान कहीं और है, तो इसको बोलते हैं प्यूसिडियल लिसनिंग। जबकि हमने सेमेंटिक बैरियर में क्या पढ़ा था कि दो व्यक्ति बातों को तो एग्री कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में आपका अलग चीजें चल रही हैं, वो सेमेंटिक बैरियर था। लेकिन प्यूसिडियल लिसनिंग क्या है कि उसका ध्यान कहीं और है लेकिन वो बैठा वहां पर है, ठीक है। और हेलो इफेक्ट क्या है, मतलब कि बिना जांच किए हुए सत्य मान लेना सामने वाले प्रेषक की जो भी संदेश आए उसको, ठीक। ध्यान रखेंगे सब छोटी छोटी चीज़ों को। किसी संगठन में अविश्वास की जो भावना होती है, क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट, संप्रेषण की किस श्रेणी की बाधा होती है? किसी ग्रुप में अविश्वास की जो भावना है वो संप्रेषण की किस श्रेणी को बाधा करती है? भौतिक बाधा, तकनीकी बाधा, या फिर सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा, या शाब्दिक बाधा, शब्दार्थ बाधा। सही उत्तर क्या होगा आपका? सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, देखिए जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में अविश्वास होने पर सही संदेश की भी शंका क्या हो जाएगी, दृष्टि से, मतलब उसको शंका से दृष्टि से देखा जाएगा। मतलब जो अविश्वास है, मान लीजिए ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, मतलब ट्रस्ट नहीं है दोनों के बीच में, तो संदेश जो भी होगा उसको क्या होगा, एक प्रकार के शंका के दृष्टि से देखेंगे, जो पूरी तरह से क्या होगा आपका मानसिक और सामाजिक संबंधों पर ही निर्भर करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक बाधा है जिसको फिजिकल बैरियर नहीं है, पूछ रहा है। ध्यान रखेंगे, भौतिक बाधा नहीं है
दो व्यक्तियों के बीच अत्यधिक भौगोलिक दूरी, बिल्कुल होगा। कक्षा बाहर चल रहे एक लाउड स्पीकर, बिल्कुल होगा। प्रेषक द्वारा उपयोग में की गई जटिल तकनीकी शब्दावली, या फिर खराब स्वास्थ्य या थकान। तो भाई जो प्रेषक के द्वारा उपयोग की गई जो जटिल तकनीकी शब्दावली जो होगा वो फिजिकल चीज नहीं है, फिजिकल बैरियर नहीं है। ठीक है, शब्दावली मतलब हो गया आपका जैरगॉन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तकनीकी शब्दावली जैरगॉन जिसको बोलते हैं, तकनीकी शब्दावली क्या है, जैरगॉन के नाम से जाना जाता है। तो जर्गन भाषा या शब्दार्थ संबंधी के अंतर्गत आता है। सिमेंटिक आपका जो बाधा होते हैं ना उसके अंतर्गत आएगा, ना कि भौतिक के अंतर्गत। तकनीकी शब्दावली किसके अंतर्गत आएगा, याद रखेंगे, सिमेंटिक बैरियर के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण में संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस कब उत्पन्न होता है? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन ना। कम्युनिकेशन में संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस कब उत्पन्न होता है? जब संदेश बहुत सरल होता है और कोई भी इसे समझ सके, जब माध्यम बहुत तेज होता है और बहुत तेजी से सूचना का प्रसारण होता है, या फिर जब प्राप्त संदेश व्यक्ति के मौजूदा विचारों, मूल्यों और मान्यताओं से मेल नहीं खाता, या जब प्रतिपुष्टि तुरंत मिल जाती है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, जब प्राप्त संदेश व्यक्ति के मौजूदा विचारे, मूल्यों या मान्यताओं से मेल नहीं खाते। देखिए कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, जब कोई आपका मान लीजिए सूचना है ना, तो सूचना हमारे स्थापित विचारों के जो क्या होगी, विपरीत होगी। हम लोग जैसे विचार कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट में रहेगा, ठीक है, विपरीत होगा, तो मानसिक तनाव हो जाएगा, इससे विसंगति पैदा हो जाएगा। और लोग अक्सर ऐसी सूचनाओं को क्या करेंगे, अस्वीकार करेंगे या इसे ही विकृत कर देते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कब होगा ये? जो कोई भी सूचना होगी वो हमारे दिमाग में स्थित विचारों के विपरीत होगी तब। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब प्राप्त संदेश व्यक्ति के मौजूदा विचारों, मूल्यों या मान्यताओं से मेल नहीं खाएगा। तो नेक्स्ट है आपका संगठनों में गेट कीपिंग जो होता है, जब अत्यधिक हो जाती है गेट कीपिंग, तो वह बाधा बन जाती है, क्योंकि ये सूचना को पूरी तरह से रोक देता है। ये महत्वपूर्ण सूचनाओं को ऊपर तक पहुंचने से पहले ही दबा या बदल देता है। इससे लागत बढ़ती है या यह नियम के खिलाफ होता है। भाई तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैं आपको बताया गेट कीपिंग मतलब क्या होगा, महत्वपूर्ण जो सूचना है उसको ऊपर तक जाने से पहले ही यहाँ पे दबा लेते हैं या छुपा लेते हैं या बदल देते हैं, गेट कीपिंग। ठीक है, अत्यधिक फिल्टरिंग करना इसी को ही बोलते हैं या गेट कीपिंग करना बोलते हैं, है ना। उच्च प्रबंधन तक वास्तविक जमीनी हकीकत की समस्याओं जो भी रहती है उसको यहाँ से नहीं पहुंच पाते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन का हिस्सा हो गया गेट कीपिंग, है ना। नेक्स्ट है भौगोलिक अलगाव, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन, संप्रेषण की किस बाधा को जन्म देता है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन संप्रेषण की किस बाधा को जन्म देता है? भाषाई बाधा, भौतिक और पर्यावरणीय बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा या संगठनात्मक बाधा? तो ये किसके अंतर्गत आएगा? जियोग्राफिकल आपका फिजिकल और एनवायरमेंटल जो बैरियर है उसके अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। ठीक है, दूरी और अलग अलग स्थानों पर होने वाला जो भौतिक सीमाओं के अंतर्गत आता है ये सभी चीजें, जिसे आप संचार तकनीकी जैसे इंटरनेट भी इससे क्या हो रहा है, अभी प्रभावित हो रहा है ना। संचार तकनीकी भी अभी क्या हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है। जैसे अभी बीच में आपका समस्या हुआ था इंटरनेट का कनेक्टिविटी को लेकर के, तो ये सब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के हिस्से के अंतर्गत आता है। मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भौगोलिक अलगाव संप्रेषण की किस बाधा को जन्म दे रहा है? तो भौतिक और पर्यावरणीय बाधा को, है ना। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। रक्षात्मक रुख, जिसको बोलते हैं डिफेंसिवनेस, संप्रेषण को कैसे बाधित करता है? प्राप्तकर्ता संदेश को समझने के बजाय खुद को सही साबित करने और बचाव करने में लगा रहता है। डिफेंसिवनेस, ये भाषा को शुद्ध करता है ताकि हर व्यक्ति इसे अच्छे से समझ सके। इससे सुनने की क्षमता बढ़ती है और इसमें रक्षा का अभाव होता है, या यह माध्यम को सुदृढ़ करता है ताकि अच्छे से संदेश पहुंच सके। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए, प्राप्तकर्ता संदेश को समझने के बजाय खुद ही सही साबित करने और उसके बचाव करने में लगा रहता है। जब कोई भी व्यक्ति असुरक्षित या खतरा महसूस करता है ना, जब कभी कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है या आपका खतरा महसूस कर रहा है, तो वह क्या करता है, रक्षात्मक हो जाता है। मतलब आपका डिफेंसिव हो जाता है, डिसेंप्लिन्स हो जाता है। ठीक है, और रचनात्मक आलोचना या जो भी संदेश है उसको ठीक से यहाँ पर क्या करता है, ग्रहण नहीं कर पाता। तो अपने बचाव में लगने के कारण से क्या होता है, प्राप्तकर्ता संदेश को समझने के बजाय खुद को ही सही साबित करने में लग जाता है दोस्तों। तो ये होता है आपका डिफेंसिवनेस, संप्रेषण को बाधित कर रहा है। ठीक है, रक्षात्मक रूप क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को एक प्रकार से बाधित कर रहा है। नेक्स्ट, संप्रेषण में लिंगुआ फ्रैंका की अनुपस्थिति किस बाधा का कारण होती है? बौद्धिक भाषा बाधा, भाषाई शब्दार्थ बाधा, व्यक्तिगत बाधा या तकनीकी बाधा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब भाषाई या शब्दार्थ बाधा होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बैरियर।
है ना। लिंग्वा फ्रैंका उस भाषा को कहते हैं जो विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में जो संवाद के लिए सामान्य पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। और इसकी कमी से जो भाषाई अवरोध होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भाषा बाधा या फिर शब्दार्थ बाधा। तो लिंग्वा फ्रैंका अगर अनुपस्थित रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, जो ब्रिज है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो भाषा का बाधा होगा या शब्दार्थ का बाधा होगा, जिससे सही ढंग से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बाधा जो है सेंडर से संबंधित व्यक्तिगत बाधा है। प्राप्तकर्ता का खराब मानसिक स्वास्थ्य, सेंडर का नहीं है ये तो। माध्यम में तकनीकी खराबी, गलत। प्रेषक का संप्रेषण कौशल में अकुशल होना, ठीक है। या फिर कमरे पर अत्यधिक ठंडा तापमान, तो फिजिकल बैरियर हो गया, ये मीडियम की बात हो गई, तो ये तो सिमेंटिक बैरियर हो गया। और प्राप्तकर्ता का खराब मानसिक स्वास्थ्य जो है ये रिसीवर की बात हो रही है, बात है सेंडर की यहाँ पे किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। प्रेषक का जो अपनी कमियां, जैसे उसका स्पष्ट उच्चारण ना होना या घबराहट होना या सही तरीके से सिस्टमेटिक क्या है संदेश नहीं पहुंचाना, तो प्रेषक केंद्रित व्यक्तिगत बाधा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है, सूचना अधिभार जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है। अधिक से अधिक ईमेल भेजना और पाप है ये तो। सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध और संक्षिप्त करना। ठीक है, सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिए बोल रहे हैं ना, किसको, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को। तो सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करेंगे और संक्षिप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। संप्रेषण को पूरी तरह से बंद कर देंगे तो क्यों भाई, गलत बात है, केवल मौखिक नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, ऐसा देखिए प्राप्तकर्ता की जो क्षमता के अनुसार जो डेटा है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे छांट करके मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करेंगे, जिससे सूचना का जो आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जन मीडिया और समाज देख लेते हैं। ठीक है, मास मीडिया एंड द सोसाइटी। 39 क्वेश्चन है, द्विचरणीय प्रवाह सिद्धांत जिसको बोलते हैं टू स्टेप फ्लो थ्योरी के अनुसार जन मीडिया का संदेश जनता तक कैसे पहुंचता है। ऑप्शन है मीडिया से सीधे पूरी जनता तक, ऑप्शन बी केवल विज्ञापनों द्वारा, ऑप्शन सी मीडिया से पहले मत निर्माताओं तक और फिर उनके माध्यम से आम जनता तक, या ऑप्शन डी सरकारी घोषणा के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी, मीडिया से पहले मत निर्माताओं तक और फिर उनके माध्यम से आम जनता तक जाएगा। देखिए समाज के प्रभावशाली लोग जो होते हैं, जिसको बोलते हैं ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं, मीडिया संदेश की व्याख्या कर आम लोगों तक उसको पहुंचाते हैं दोस्तों। तो यही चीज आपका इसमें बता रहा है, टू स्टेप फ्लो। पहले जाएगा जो लोग लीडर्स हैं, जो मत निर्माता हैं, है ना, उन तक जाएगा और उसके माध्यम से फिर आम जनता तक जाएगा। टू स्टेप फ्लो या टू स्टेप वेरिफिकेशन बोल सकते हो उसको, टू स्टेप फ्लो है ये थोड़ी। ठीक है, मतलब कि एक बार यहाँ से जा रहा है फिर उसके बाद जनता तक जा रहा है, और पहले मीडिया आपको इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जिसको बोलते हैं कल्चरल इंपीरियलिज्म। ठीक है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कल्चरल इंपीरियलिज्म के संदर्भ में जन मीडिया की क्या भूमिका होती है। ठीक है, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना, केवल ऐतिहासिक नाटकों का प्रसारण करना ताकि देश में सुधार हो और सामाजिक विकास हो, या फिर सभी संस्कृतियों का समान महत्व हो, या फिर शक्तिशाली देश हो, या बहुराष्ट्रीय मीडिया कंपनी द्वारा अविकसित समाजों पर अपने सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन शैली को थोपना हो। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कल्चरल इंपीरियलिज्म। सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शक्तिशाली देशों या बहुराष्ट्रीय मीडिया कंपनियों द्वारा अविकसित समाजों पर अपने सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन शैली को जबरन का थोपना। ठीक है, वैश्विक मीडिया जो होती है नेटवर्क, है ना, वैश्विक मीडिया नेटवर्क जो होता है, जैसे आपका मान लीजिए हॉलीवुड हो गया, या पश्चिमी जो आपका है ना वेस्टर्न जो न्यूज़ चैनल हो गया, वो अनजाने में या फिर जानबूझ करके कमजोर देशों की क्या करते हैं, पारंपरिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं, मतलब दबाते हैं और उसको मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये कल्चरल इंपीरियलिज्म के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के संदर्भ में जन मीडिया की भूमिका यही होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन मीडिया का चौथा स्तंभ फोर्थ ई स्टेट के रूप में कार्य करना का क्या तात्पर्य है। मनोरंजन का उद्योग का टैक्स देना, सरकार और सत्ता के अंगों पर निगरानी रखना, केवल अदालती कार्रवाइयों को छापना, चुनाव प्रचार का प्रबंधन करना। गलत बात, ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। आप सभी को पता है लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ कौन सा है, अपना जन मीडिया होता है। ठीक है, पहला जो स्तंभ है वो आपका कौन सा होगा, कार्यपालिका होगा, दूसरा जो है आपका विधायिका होगा, तीसरा न्यायपालिका, और चौथा उसके बाद मीडिया होता है, जो कि आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो समाज में एक संतुलन बनाने का काम करता है दोस्तों। अगला है कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी के प्रतिपादक जॉर्ज गार्बनर के अनुसार अत्यधिक टीवी देखने वाले लोगों को क्या प्रभाव पड़ता है। वे वास्तविक दुनिया को भी टीवी के काल्पनिक दुनिया की तरह हिंसक और डरावनी समझने लगते हैं।
वे बहुत ज्ञानी हो जाते हैं और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। वे टीवी देखना पूरी तरह बंद कर देते हैं या उनका सामाजिक दायरा बढ़ता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या बोल रहा है गार्बनर का सिद्धांत? ये बताता है कि मीडिया विशेष करके जो टीवी देखते हैं वो लंबे समय तक दर्शकों के मूल्यों और उनके वास्तविक दुनिया को धारणाओं को क्या करते हैं? अपने अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। डिजिटल डिवाइड समाज में किस समस्या को दर्शाता है? डिजिटल डिवाइड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच का अंतर को, इंटरनेट की गति में अंतर को, केवल दो देशों के बीच की सीमा को, या सूचना और संचार तकनीकी को? सही उत्तर क्या है दोस्तों? तकनीकी संसाधन जो होते हैं जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन, इसकी उपलब्धता के आधार पर जब समाज में जो अमीर है और जो गरीब वर्गों में बंटना ही डिजिटल डिवाइड कहलाता है। मतलब बहुत लोग आजकल देखेंगे सबके पास हो चुका है, हालांकि सभी के पास बेहतर स्मार्टफोन या बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी उपलब्धता नहीं है। समाज में ऐसे भी बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दूरस्थ स्थान में रहते हैं, जो रिमोट एरिया में रहते हैं, उनके पास मोबाइल या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो इससे क्या होता है दोस्तों? समाज में क्या है, अमीर और गरीब को वर्ग में बांटना ही आपका डिजिटल डिवाइड कहला रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सूचना और संचार का ये तकनीक है दोस्तों ये। ठीक है, जहाँ मतलब सूचना और संचार तकनीक पहुंचने रखने वाले लोग हैं, इससे वंचित लोग हो जाएंगे। जो लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिव सूचना का प्रसार हो रहा है वहाँ जहाँ पे नहीं हो रहा है, उनके बीच में डिजिटल डिवाइड कौन से कर रहा है? आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कर रहा है, सूचना और आपका एक प्रकार से संचार की जो तकनीक है वो। नेक्स्ट है जन मीडिया के उदारवादी सिद्धांत, जिसको बोलते हैं लाइबर्टेरियन थ्योरी की मूल धारणा क्या होती है? जन मीडिया के उदारवादी सिद्धांत, मीडिया पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, या फिर मीडिया को केवल विज्ञापन दिखाना चाहिए, या प्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और सेंसरशिप से मुक्त होना चाहिए, या मीडिया केवल विकास कार्यों की बात करे? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। जो प्रेस होते हैं, जो मीडिया होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और सेंसरशिप के से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए जो आपका फ्री पास थ्योरी होता है ना, मतलब मान लीजिए लाइब्रेरियन थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। तो लाइब्रेरियन थ्योरी में आपका मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी होता है और उसे सही गलत का फैसला करने के लिए खुली और बिना सेंसर वाली सूचनाएं मिलनी चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। जन मीडिया की उदारवादी सिद्धांत की मूल धारणा यही है कि प्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और सेंसरशिप से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य सोनिया कृत्यायन निगरानी सर्विलेंस कार्य के अंतर्गत आता है? कॉमेडी शो का प्रसारण, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, किसी विशेष मुद्दों पर आवाज उठाना, या आने वाले चक्रवात या प्राकृतिक आपदा के बारे में समाचार देना? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आने वाले चक्रवात या प्राकृतिक आपदा के बारे में समाचार देना ही आपका क्या है? सोनियाकृत या निगरानी सर्विलेंस होता है दोस्तों। देखिए, पर्यावरण और समाज में आने वाले जो घटनाएं हैं या खतरे हैं उस पर नजर रखना और जनता को सतर्क कराना जन मीडिया का निगरानी, जिसको बोलते हैं सर्विलेंस कार्य होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस और ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी किस विचार पर आधारित है? दर्शक पूरी तरह से निष्क्रिय और असहाय है, विज्ञापन सबसे प्रभावी होते हैं, मीडिया लोगों को नियंत्रित करता है, या दर्शक सक्रिय हैं और वह अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद मीडिया का चयन करते हैं? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी, दर्शक क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं और वह अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद मीडिया का चयन करते हैं। यह सिद्धांत मीडिया लोगों के साथ क्या करता है के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि लोग मीडिया के साथ क्या करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है ये थ्योरी कि इसमें मीडिया लोगों के साथ क्या करता है के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि लोग मीडिया के साथ क्या करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जन मीडिया में कन्वर्जेंस, मीडिया कन्वर्जेंस बोलते हैं, का अर्थ क्या होता है? समाचार पत्रों का चालू हो जाना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगमन होना, विभिन्न प्रकार के मीडिया माध्यम का एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन पर समाहित होना, या फिर टीवी न्यूज़ के माध्यम से प्रसारण करना और उसे जनता तक पहुंचाना, या केवल सरकारी रेडियो का चलना और उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब्दील करना। मीडिया कन्वर्जेंस की बात हो रही है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? विभिन्न प्रकार के मीडिया मीडियम का एक प्रकार एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरनेट, स्मार्टफोन पर समाहित होना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज हम जैसे अपने मोबाइल पर ही अखबार पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, लाइव टीवी भी देख सकते हैं। इसी जुड़ाव को क्या बोल रहे हैं? मीडिया कन्वर्जेंस बोल रहे हैं। जैसे नोट्स जिन्होंने खरीदा है, पीडीएफ नोट्स, बार बार उन लोग रिवीजन कर रहे हैं तो लोग डायरेक्टली अपना मोबाइल निकालते हैं। जैसे मतलब 50 to 70% लोग बिना प्रिंट आउट लिए अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मोबाइल से पढ़ाई? वो लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहला कारण ये है कि समय के साथ
टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं खुद एक बुक रीडर हूँ, लेकिन आजकल मैं खुद आपका मोबाइल में पढ़ना शुरू कर दिया हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि समय की डिमांड है, ये समय जैसा बोल रहा है वैसे चलते जा रहे हैं। बुक हर जगह लेके घूम नहीं सकते, लेकिन मोबाइल को हम लोग सब जगह लेके घूम सकते हैं। तो क्यों ना मोबाइल से ही लेकर के आदत बनाया जाए पढ़ने का। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बचपन से जो पढ़े हैं आदत, ये वाली जो बुकिश नॉलेज वाला, ये छूट करके अब मोबाइल नॉलेज, मोबाइल से ही अपन अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम आदत बनाएंगे, जैसे हम सोचेंगे, जैसा हम करेंगे, वैसा चीज़ें होती हैं। बुद्ध का नियम है, इंसान जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, वह वैसा बन जाता है दोस्तों। उस प्रकार से उसको कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार से मतलब मोबाइल से भी अध्ययन किया जा सकता है। जब आप मोबाइल से रील्स देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, तो मोबाइल से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जन मीडिया का सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, जिसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, किस आयोग की सिफारिशों के बाद उभरा है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, हचिंस आयोग, या फिर मैकब्राइड आयोग, या फिर प्रथम प्रेस आयोग, या कोठारी आयोग? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए, हचिंस आयोग। ठीक है, ये है दोस्तों हचिंस आयोग का कहना था कि प्रेस को स्वतंत्रता के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, जैसे उसकी नैतिकता, सत्यता, निष्पक्षता, इसका भी पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइरल ऑफ साइलेंस। स्पाइरल ऑफ साइलेंस, जैसे कि मोन सर्पिल सिद्धांत के अनुसार लोग अपने विचारों को व्यक्त करने से कब बचते हैं? जब वे बहुत थके होते हैं और अचानक से सक्रिय हो जाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका विचार समाज के बहुसंख्यक मेजोरिटी मत के विपरीत है और उन्हें अलग थलग होने का डर होता है। जब माध्यम बहुत महंगा होता है, या जब वे कानून से डरते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। जब उन्हें लगता है कि उनका विचार समाज के बहुसंख्यक जो मेजोरिटी है उसके मत के विपरीत है और उन्हें लगता है कि वो अलग थलग हो सकते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था, स्पाइरल थ्योरी बताया था जो। ठीक है, स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी जो था, उसके अनुसार लोग समाज में अकेले पड़ने के डर से लोकप्रिय या बहुसंख्यक राय के खिलाफ बोलने से क्या करते हैं, कतराते हैं और चुप हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो उनको समाज से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनकी आलोचना किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जन मीडिया का एक गैर तुल्यकालिक एसिंक्रोनियस माध्यम है? लाइव क्रिकेट मैच का टीवी प्रसारण होना, सुबह आने वाला दैनिक समाचार पत्र, लाइव टॉक रेडियो शो, या ब्रेकिंग न्यूज? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सुबह आने वाला जो दैनिक समाचार पत्र है वो एसिंक्रोनस है, मतलब वो लाइव समय पे चीजें नहीं हो रही है। जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो आपको जानकारी मिल रही है, वो लाइव नहीं है। एक दिन पहले का छपा हुआ न्यूज़पेपर आपका एसिंक्रोनियस माध्यम के अंतर्गत आएगा जन मीडिया में। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़रूर से करें दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी हमसे जुड़ करके हर एक सब्जेक्ट को निःशुल्क पढ़ सके दोस्तों। ठीक है, हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, कभी भी कहीं भी बैठ करके हमसे जुड़ करके अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल डिवाइसेस है जिससे आप पढ़ सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूनिट 4 आपका खत्म होता है दोस्तों। एक वीडियो और लेके आऊँगा मैं इसमें, जिसमें हम लोग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद यूनिट 4 आपका समाप्त हो जाएगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5। देखिए, यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जो थ्योरी वाले जो पोर्शंस हैं, जैसे यूनिट आपका 7, 8, 9 या फिर 8, 9, 10, मतलब कहने का मतलब है जो आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन है, ये थोड़ा लंबा खिंचाएगा, क्योंकि इसकी मैं क्लासेस आपको ज़्यादा लूँगा। तो जो थ्योरेटिकल वाले जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आप लोग बार बार रिवीजन करते चलेंगे। और जब मैथ्स रीजनिंग में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम से लेकर के आपका पूरा जो टाइम एंड वर्क दिया हुआ है और एवरेज वगैरह दिया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इस सभी चीज़ों को हम लोग 2 से 3 क्लासेस में हर एक टॉपिक को लेकर कंप्लीट करेंगे, ताकि जितना भी आपको जो बेसिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो क्वेश्चन आए वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है असर्शन बेस्ड, उसको भी हम लोग करते चलेंगे। तो इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो थ्योरेटिकल वाला वो जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन, जिन्होंने भी नोट्स खरीदा है वो आपका रिवीजन बार बार कर सकें जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। और जिन्हें अभी फिर से बता देता हूँ, जिन्हों को भी PDF लेना है दोस्तों, वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। 8962530503 व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल दे दिया जाएगा कि किस प्रकार से परचेस करना है नोट्स को, किस प्रकार से आपको नोट्स दिया जाएगा और ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन करते चल रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।